ये सब चक्कर ही ख़त्म हो जाएगा जब तुम्हारा मन ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद ग्रीफ ख़त्म हो जाती है। ग्रीफ मतलब आंसू। बुद्ध कहा करते थे कि हर एक इंसान इतनी बार मरा है और इतनी बार पैदा हुआ है कि अगर उसके आंसू निकाले जाएं तो समंदर कम पड़ जाएगा। इतना रो चुके हैं हम, बट फिर से पैदा होते हैं, फिर से रोते हैं। तो अगर दुख खत्म करना है, क्योंकि आदमी सवाल मौत के बारे में तो तभी पूछता है क्योंकि दुख खत्म करना चाहता है, तो उसको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसमें हम लोग रमण महर्षि से कुछ लोगों ने सवाल जवाब किया है, उसको सबको कंपाइल किया गया है और इस चैप्टर का नाम है इल्यूजन ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। इल्यूजन मतलब होता है भ्रम, कि कैसे दुनिया का एक्सपीरियंस, दुनिया का अनुभव भ्रम है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने सुना कैसे रमण कहते हैं कि जो बाहर की चीज़ है वो हमारे ही अंदर में से निकलती है, लेकिन एक ज्ञानी आदमी वो केवल अपने आप को जानना चाहता है, बाकी सब चीज़ें छोड़ देता है। इसलिए वो बोलते हैं बार बार, कोई भी मरे, कितना भी दुख वाली चीज़ है उसकी चिंता मत करो, खाली बार बार खुद से पूछो ये किसको हो रहा है, किसको हो रहा है। और ख़ास तौर से रोज़ की लाइफ में जो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी लग रही हैं, मतलब सबसे ज़्यादा मुश्किल कर रही हैं, सबसे ज़्यादा परेशान कर रही हैं, वो चीज़ें उतना ही आपके माइंड में आपको दूर कर रही हैं सेल्फ से। क्योंकि जैसे आप परेशान होते हैं, आप ये भूल ही जाते हैं कि किसको हो रही है परेशानी। आप उस परेशानी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक लेडी से मेरी बात हुई, वो अपने पति से किसी बात पे नाराज़ थी और इतनी नाराज़ थी कि 3-4 दिन से बात ही नहीं कर रही है, और बात बहुत छोटी सी है, कोई छोटी मोटी बात पर वो बहुत नाराज़ थी, वो बात ही नहीं कर रही है। ऐसा हम सबके साथ होता है। अब वो ये औरत ये जानना ही नहीं चाहती कि ये नाराज़गी मन में किसको हो रही है। वो अंदर का स्पेस जिसको नाराज़गी नहीं होती उसको नाराज़गी हो रही है, मतलब उसमें नाराज़गी घूम रही है। जैसे एक कमरे में, छोटे से कमरे में अगर आप कोई गंदी चीज़ रख दीजिए, बदबूदार चीज़ रख दीजिए, तो उस पूरे कमरे का बदबू फैल जाता है। जबकि एक स्पेस, मतलब यही आसमान हो, बाहर का आसमान हो और वो बदबूदार चीज़ बाहर रख दीजिए तो वो बदबू ख़त्म हो जाएगी, वो सूख जाएगा सामान जो बदबू कर रही है। लेकिन जिस समय वो हमारे मन में चलती रहती है, उस मन को बदबूदार करती रहती है, नाराज़ करती रहती है। तो रमण कह रहे हैं अपने मन के अंदर से आसमान की तरफ जाओ, पूछो ये किसको हो रहा है, किसको हो रहा है, किसको हो रहा है। उन विचारों के कमरे से बाहर निकलो। हमारा विचारों का कमरा बोलेगा ये आदमी मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, ये हमेशा ही करता रहता है ऐसा। ये एक विचारों का कमरा है और इसमें बदबू क्या है? हमारा दुख, कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अब मान लीजिए आप किसी के साथ काम कर रहे हैं और उसने कोई ऐसी बात बोल दी कि आपको दुख क्रिएट हो गया। अगर उस समय हो सके तो ठीक, नहीं तो बाद में जाकर के अपने आप से पूछिए ये किसको हो रहा था। ऐसी कौन सी चीज़ है इस दुनिया में जो मेरे सेल्फ को अभी भी इस दुनिया की इंपॉर्टेंट लग रही है। एक बहुत अच्छी फिल्म है 300, वो एक सच्ची घटना पे आधारित है। एक स्पार्टन्स जैसे थे, सेम कहानी है जैसे आपके कौरव और पांडव की। 300 स्पार्टन्स ने लड़ाई की थी करीब 10,000 दूसरे देश के लोगों से, 10,000 लोगों से। इनको सबको पता था कि हम मरने वाले हैं, लेकिन एक दिखाना चाहते थे कि हम दबते नहीं हैं किसी से। तो जब ये लड़ने के लिए जा रहा था, राजा था, दिखाते हैं इन राजाओं को कैसे पाला जाता है बचपन में। बड़ी अच्छी कहानी है। उसको बचपन में ही जंगल में फेंक दिया जाता है। अगर जंगल में वो बच गया तब तो राजा बनने लायक है, शेर चीते बाघ से, नहीं तो मर जाए। इधर आदमी को राजा नहीं बन सकता। हाँ, ये नहीं, उस देश का ये नियम था कि राजा ऐसे ही बनाए जाते हैं। फिर जब वो बड़ा हुआ राजा, तो उसको लड़ाई के लिए जाना था। वो 10,000 लोगों से, 15,000 लोगों से थोड़ा चिंता कर रहा था कि मैं तो मरूंगा, मेरे साथ 300 लोग और मरेंगे, मेरी सेना में 300 लोग जा रहे हैं। तो उसकी वाइफ एक बड़ी ख़ास बात बोलती है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें चिंता कर सकती है मेरे अलावा? मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मैं ही तुम्हें
चिंता देनी चाहिए, मतलब ये अधिकार, चिंता देने का अधिकार खाली मेरा होना चाहिए और दुनिया की कोई चीज़ तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए। और मैं तुमसे कह रहा हूँ जाओ लड़ो और जान जाए तो जाए। बड़ी बहादुर बीवी होगी। लेकिन इस बात से मुझे ये एक समझ में आया कि हमको चिंता, किसी बाहर की चीज़ से चिंता का अधिकार मैंने किसको दिया? किसी आदमी ने मुझे खराब गाली दिया, इसका मतलब अगर उसके गाली देने से मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है तो मैंने उस आदमी को अपने को चिंता कराने का अधिकार दे दिया। अच्छा ठीक है, दे तो दिया, लेकिन अब वापस लेना है मुझे। और वो कैसे मिलेगा? पूछिए किसको हो रहा है? ठीक है, उस आदमी ने मुझे गाली दिया, अभी किसको हो रहा है, किसको हो रहा है, किसको हो रहा है? तो आप अचानक से उस चिंता से, उस बातचीत से हटकर आसमान की तरफ जाएंगे, अंदर के, और वहाँ पर दिखेगा आपको दूर से कि अच्छा यहाँ पर चिंता हुई और मैं यहाँ पर हूँ। मैं एक बार बैठा हुआ था, इलाहाबाद में था, मैं ऐसे ध्यान कर रहा था, कोई ख़ास ध्यान की विधि बताई गई थी, उसको करते करते मैं अचानक से अपने शरीर में से बाहर निकल गया। मैंने कहा बड़ा मज़ेदार है, अपने आप को मैं देख रहा था, नीचे शरीर है और मैं ऊपर हूँ। फिर मेरे मन में विचार आया कि अच्छा और ऊपर से देखूँ तो कैसा दिखाई देगा, तो मैं घर के ऊपर चला गया, छत से बाहर निकल गया। मैंने कहा ये तो और बड़ी मज़ेदार चीज़ है, और ऊपर जाके देखूँ तो करते करते जैसे नहीं एक धरती के ऊपर चले जाते हैं आप, ऐसे ऊपर चला गया मैं। तब तक से फिर किसी ने पुकारा मुझे, मम्मी ने, तो मैं वापस शरीर में आ गया। इस चीज़ को हम फिज़िकली तो बहुत मुश्किल है करना, क्योंकि ये गिफ्ट की तरह आता है, लेकिन मन में कर सकते हैं। जब आप ये पूछेंगे ये चिंता किसको हो रही है, तो अचानक से आप उस चिंता को एक छोटे से चीज़ की तरह देख पाएंगे। हो रही है, आप ही के अंदर हो रही है, लेकिन किसको हो रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्या चीज़ हो रही है वो कम इंपॉर्टेंट होगा। एक ध्यान की विधि है। आज का जो क्वेश्चन है वो आदमी पूछ रहा है, व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप्स टू द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस? खुद को जानने की प्रैक्टिस में पहला स्टेप क्या है? तो रमण कह रहे हैं शुरू में तुम्हें अपने आप को बताना पड़ेगा कि तुम शरीर नहीं हो, क्योंकि फिलहाल जो तुम्हारा विचार है वो ये मानता है कि तुम शरीर हो। ही थिंक्स दैट ही इज़ द बॉडी वेयर एज ही इज़ द बॉडी एंड ऑल एल्स। जबकि जो इंसान है वो शरीर भी है और सब कुछ है। लेकिन जैसे छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा जो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, अब पहचान लेता है अपने पापा मम्मी को, पहचान लेता है। अब उसको आदत पड़ी है अपने पापा मम्मी को अपने आसपास देखने की। कोई अजनबी आता है तो उसे डरता है, और उसके जब पापा घर छोड़ के जाते हैं तो डरता है, उसको लगता है गए, ख़त्म हो गए। और जब शाम को उसके पिता आते हैं वापस तो ऐसे खुश होता है जैसे फिर से ज़िंदा हो गए, क्योंकि उसके विचार ये मानते हैं कि जो चीज़ उसके आँख के सामने है वही है। हमारे विचारों से एक अंदर में मान्यता बनती है, उसको कृष्णमूर्ति कहा करते थे कंडीशनिंग, विचारों की कंडीशनिंग। तो रमण कह रहे हैं एक आदमी जो नौसिखिया है उसके अंदर में विचारों की एक कंडीशनिंग है, मान्यता है कि वो एक शरीर है, शरीर है, शरीर है। तो शुरू में तुम्हें अपने आप को बताना पड़ेगा कि मैं ये शरीर भी हूँ और इसके अलावा बहुत कुछ हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। द बॉडी इज़ ओनली पार्ट। आपको बताना पड़ेगा कि शरीर मेरा केवल एक छोटा सा हिस्सा है। लेट हिम नो इट फर्मली। बताते रहेंगे, कुछ महीने में, कुछ साल में आपके विचारों को ये समझ में आ जाएगा कि ठीक है मैं शरीर भी हूँ और शरीर के अलावा सब कुछ भी हूँ। लेट इट नो फर्मली, कह रहे हैं ये बात को पक्का होने दो पहले। लेट इट नो फर्मली मतलब पक्का होने दो। कह रहे हैं एक साधक को अलग करना होगा। डिसर्न करना मतलब अलग करना। जैसे हम लोग एनाटॉमी हॉल में मेडिकल ईयर फर्स्ट ईयर में ना हम लोग को एक डेड बॉडी दी जाती थी, और एक महीने में हम लोग एक हाथ काटते थे, हाथ की चमड़ी काटा, उसके अंदर में धीमे धीमे एक एक नस को पढ़ते थे। मांसपेशियाँ जितनी होती हैं अलग अलग उनका नाम था, उसको निकालना पड़ता था। ऐसे ही एक आदमी को मन से डिसर्न करना। डिसर्न मतलब मन से काटना होगा। किसको किससे? चित्त को जड़ से। चित्त वो एलिमेंट है जो जिंदा चीज़ है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्शियसनेस। और जड़ मतलब जो चीज़ मरी हुई है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनर्ट, इसमें कोई जान नहीं है। तो एक योगी को शुरू में डिसर्न करना होगा, अलग करना होगा चित्त को जड़ से,
एंड बी द चित्त ओनली। और फिर अपने आप को बताना पड़ेगा ये जड़ मैं नहीं हूँ, मैं केवल चित्त हूँ। मैं मन में चलने वाले विचार नहीं हूँ, मैं केवल उनको महसूस करने वाला चित्त हूँ। और बाद में जब वो चित्त हो जाएगा, उसका मन कभी भी जड़ में नहीं जाएगा, तब बाद में उसको ये भी एहसास हो जाएगा जड़ इज़ नन एल्स देन चित्त, कि जिसको हम जड़ मानते थे वो भी एक तरह का चित्त ही है। लेकिन शुरू में देखिए, जिसको भी हम देख रहे हैं ना, पत्थर, कागज़, पहाड़, ये सब भी चित्त का, चेतना का ही एक बहुत ग्रॉस रूप है। जैसे आप भाप को दबाइए दबाइए दबाइए, क्या बनता है भाप? जब दबाएंगे तो पानी बन जाएगा। जब टेम्परेचर कम होता है तो पानी बन जाता है, और पानी को और दबाएंगे तो क्या बनता है? टेम्परेचर कम कर दिया और ठंडा कर दीजिए, पानी क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। ऐसे ही चित्त को जब खूब दबाया जाता है, दबाया जाता है, दबाया जाता है, तो वो जड़ बन जाता है। तो रमण कह रहे हैं जब तुम चित्त हो जाओगे तब बाद में तुम हर चीज के अंदर घुस करके देख पाओगे वो क्या है। तब तुम्हें पता चलेगा कि पत्थर, पहाड़, ये सब भी असल में तुम्हारा ही एक रूप है। लेकिन शुरू में इसके चक्कर में मत पड़ना। दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, इसी को बोलते हैं विवेक। डिस्क्रिमिनेशन मतलब अलग करने की विधि, इसी को बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। विवेक मतलब ऐसी बुद्धि जो सच को झूठ से अलग करके देखे। हम लोग पूछते भी ना बहुत बार, अच्छाई और बुराई ये दो चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि ये दुनिया दोनों से बनी है, जड़ से और चित्त से। जड़ वो है जो आप बुराई कह रहे हैं, अब उसका भी इस दुनिया में जहां पर हर चीज़ मर सकती है वहां पर उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे एक पेंटर के लिए काला, सफ़ेद, नीला, पीला सब इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही इस दुनिया में चोरी भी इंपॉर्टेंट है, खून भी इंपॉर्टेंट है, पूजा पाठ भी इंपॉर्टेंट है, और किसी का हेल्प करना भी इंपॉर्टेंट है। ये इस दुनिया का रंग है। लेकिन ये जड़ है, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं और कुछ टाइम के बाद नहीं रहेंगी, बदलती रहेंगी। तो एक योगी को डिस्क्रिमिनेशन सीखना पड़ेगा, जड़ में से चित्त को अलग करना सीखना पड़ेगा। द इनिशियल विवेक मस्ट परसिस्ट टू द एंड। इसलिए जब आप किसी चीज़ को देख रहे हो, इसको विवेक बोलते हैं। ये अंत तक बचा के रखना पड़ेगा। जब तक हम अपने चित्त में, अपने कॉन्शियसनेस में स्थापित नहीं हो जाते, तब तक आपको विवेक रखना पड़ेगा, विवेक रखना पड़ेगा। से दवाई तब तक खाते रहना पड़ेगा जब तक हम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो गए। इसी को कहा जाता है मोक्ष की उपलब्धि। फ्रुक्टिफिकेशन मतलब आप, एक फल पक जाता है, खाना पक जाता है, एक मिट्टी का बर्तन पक जाता है। ऐसे ही जब आप देखते रहोगे, विवेक करके चित्त को जड़ से अलग करते रहोगे, तो एक समय के बाद पक जाएगा। ये हैं स्टेप्स स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के। उसके बाद 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत छोटे छोटे, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। इस आदमी ने पूछा है, डू हेवनली वर्ड्स रियली एग्जिस्ट? उसी सवाल को अलग तरीके से पूछा कि ये जो बाहर में सूरज, चांद, अलग अलग ग्रह, ये क्या सचमुच में होते हैं? इसका एक छोटा सा आंसर दिया है उन्होंने। जब तक तुम ये मानते हो कि ये दुनिया सच है तो वो भी सच है। अगर तुम उनको मानते हो जो चीज़ें हैं और कल ख़त्म हो जाएंगी, तो सब कुछ है। लेकिन सबसे ज़्यादा रियल क्या है? तुम्हारा सेल्फ। उसी के बारे में सवाल पूछो। फिर अगला सवाल किसी ने पूछा है, बट आर दोज वर्ल्ड्स मियर आइडियाज़? ये थोड़ा, इस आदमी ने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इस क्वेश्चन में ना एक स्टेप और आगे बढ़ गया है। पहला क्वेश्चन क्या था? डू हेवनली वर्ड्स रियली एग्जिस्ट? क्या ये ग्रह नक्षत्र सचमुच में एग्जिस्ट करते हैं? सूरज, तारे एग्जिस्ट करते हैं? ये सवाल है। आर दोज वर्ल्ड्स मियरली आइडियाज़? क्या ये जो ग्रह नक्षत्र दिख रहे हैं ये हमारे मन का आइडिया ही है क्या खाली, कि सचमुच में है? रमण कह रहे हैं, एवरीथिंग इज रियली एन आइडिया टू यू। अरे भैया,
चित्त के अंदर में ये सब केवल आइडियाज़ ही हैं। असली चीज़ तो चित्त है, बाकी सब चीज़ें उसके अंदर चलने वाले विचार ही हैं। इस दुनिया में जो भी चीज़ तुम अनुभव करते हो वो पहले बाहर से तुम्हारे मन में आएगा, एक आइडिया बनाएगा, तब उसको देखते हो। जैसे आप एक पिक्चर कैसे देखते हो, प्रोजेक्टर लाइट है, लाइट गिरेगी एक स्क्रीन पर, पर्दे पर, तब दिखेगा। खाली ऐसा लाइट देखते रहो नहीं समझ में आएगा। तो ऐसे ही बाहर की कोई भी चीज़ पहले आपके मन के ऊपर एक फ़ोटो बनाएगी, आइडिया है, उसके बाद तुम उसको देखते हो। ये आइडिया वाला आइडिया इम्पॉर्टेंट है। एक बहुत फेमस बिजनेसमैन थे, अब तो चले गए दुनिया से, उनका नाम था स्टीव जॉब्स। आपको पता है कौन सी कंपनी बनाए थे? एप्पल कंपनी। एप्पल मोबाइल फ़ोन बनाती है और उसका एक एक फ़ोन 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का आता है। ये सब जो फ़ोन देखते हैं आप, उसको स्मार्टफोन बोलते हैं। ये सब डिज़ाइन उसी में से निकला है, एप्पल में से निकला है। जब हम लोग हाथ वाला फ़ोन चलाते थे, वो बटन वाला, तब वो इसको पीछे पड़ गए कंप्यूटर के बारे में, इसके बारे में कि बनाओ, ऐसा बनाओ जिसको आदमी हाथ से टच करके चला ले। तो जितने बेचारे इंजीनियर्स थे वो सब बोलते थे क्या बकवास है, टच करके कहाँ से बटन जल जाएगा। तो बोलते थे मेरे दिमाग में है वो आइडिया, बन सकता है, करके देखो। इसलिए उनका नाम फेमस हो गया था रियलिटी डिस्टॉर्शन करने वाला बिजनेसमैन। जब किसी को बता रहा है, एक आदमी इंजीनियर बोलता है सर ये चीज़ हो ही नहीं सकता, बोलते थे क्यों नहीं हो सकता, सोच के देखो। तो जो एक आदमी के मन में रियलिटी है उसको ये अपनी बातों से डिस्टॉर्ट करते थे। डिस्टॉर्ट माने बदल देते, खराब कर देते थे। अब इंजीनियर्स परेशान हो जाते थे इनसे कि जो आप बोल रहे हो नहीं हो सकता। और वो परेशान क्यों होता था? क्यों? उसके मन में वो आइडिया बड़ा फिक्स्ड है, लेकिन ये तोड़ते रहते थे उन आइडियाज़ को। तभी जाकर के एप्पल जैसे कंप्यूटर या फ़ोन बनते हैं। आज इसको हम लोग टच स्क्रीन बोलते हैं। कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक ऐसा टीवी बन जाएगा जिसमें आप टीवी के स्क्रीन में आगे पीछे कर पाएंगे हाथ से, उंगलियों से। लेकिन ये उनके मन में, स्टीव जॉब जैसे लोगों के मन में आइडिया आया। रमन कह रहे हैं एवरीथिंग इज़ रियली एन आइडिया टू यू, कि तुम ये पूछ रहे हो कि ये सब चीज़ें जो बाहर की हैं वो आइडिया हैं। हर चीज़ तुम्हारे लिए आइडिया ही है। देन वेयर आर दीज वर्ल्ड्स? तो याद बोलते अरे अच्छा ठीक है मेरे लिए आइडिया है, तो ये चीज़ें हैं कहाँ, ये ब्रह्मांड वगैरह कहाँ है? इसका एक सिंपल आंसर देते हैं, दे आर इन यू, तुम्हारे अंदर है। ब्रह्मांड कहाँ है? तुम्हारे अंदर ही है और कहीं नहीं है। और इसको आंसर देने के लिए वो एक एग्जाम्पल भी देते हैं। इंसान दोबारा जन्म ले सकता है एक जानवर की तरीके से, डिपेंडेंट ऑन द लास्ट ट्रेन ऑफ थॉट और मूड प्रायर टू डेथ। वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपका मरते समय क्या विचार था। अगर आप किसी जानवर के बारे में विचार कर रहे हो, विचार मतलब खाली विचार नहीं, आप उसके बारे में महसूस कर रहे हो, आप जानवरी प्रवृत्ति वाले हो, तो वो आइडिया ही तो है, फिर आप जानवर बन जाते हो। फिर अब नया सवाल, एकदम अलग, लेकिन आंसर बड़ा छोटा है। सवाल है, देयर इज़ अ रिलीजन कॉल्ड क्रिश्चियन साइंस। एक रिलीजन है, एक जाति है, कास्ट है, क्रिश्चियन साइंस, इस ईसाइयों का साइंस, विच हैज़ अ सिमिलर डॉक्ट्राइन, इज़ इट करेक्ट? मतलब वो भी यही कहता है कि अगर तुम कुछ गलत सोचते हो तो तुम्हारा गलत तरीके से जन्म होता है। तो क्या वो बात सही है जो उनकी किताब में लिखा है? हम कहते हैं हाँ बात तो सही है, लेकिन इसके रिजल्ट के बारे में मत सोचो। अगर तुम ये सोचोगे अरे मैंने बंदर के बारे में सोचा तो मैं बंदर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। तुम क्या सोचो, तुम्हारे मन में क्या मेन थॉट होना चाहिए, ये सब चीज़ें किसको हो रही हैं, किसको हो रही हैं, किसको हो रही हैं। तो ये आदमी बोलता है ठीक है वो सब बात आपकी मैं समझ गया। वॉट ऑफ टूथ एक, मेरे दांत में दर्द हो रहा है, अब मैं किसके बारे में सोचूं, दांत दर्द के बारे में सोचूं कि भगवान के बारे में सोचूं? रमण कह रहे हैं जो तुम्हारा दर्द है वो है कहाँ? तुम्हारे दांतों में नहीं है, तुम्हारे मन के अंदर है। अरे जब तुम सो जाते हो गहरी नींद में, तब दांत दर्द कहाँ चला जाता है? जब एक आदमी बेहोश हो जाता है तब उसका शरीर का कैंसर, बड़े बड़े पेन कहाँ चले जाते हैं? क्योंकि तुम उस समय जब सो रहे होते हो तो सेल्फ में होते हो,
और सेल्फ में हमेशा हमेशा हैप्पीनेस में होता है आदमी, खुशी में होता है, आनंद में होता है। इसके बाद फिर एक सवाल और ले लेते हैं, व्हाट इज़ डेथ? मृत्यु क्या है? हमारे मन में ये बात है, जन्म और मौत, प्लेजर एंड पेन, आनंद और तकलीफ, द वर्ल्ड एंड ईगो, और ये भी हमारे मन की ही चीज़ है, ये असल में बाहर नहीं है, दुनिया और अहंकार, इसकी सच्चाई नहीं है, ये केवल हमारे मन में चलता है। और एक बार अगर कोई योगी मेहनत करके अपने मन को ही ख़त्म कर दे, जो रैंडम चलने वाले विचार हैं, हर चीज़ के साथ जुड़ने वाले भाव हैं, अगर वो ख़त्म हो जाए तो ये सब चीज़ ख़त्म हो जाती है, मौत भी ख़त्म हो जाता है, जन्म भी ख़त्म हो जाता है। और रमण कहते हैं ध्यान रखना, खाली मन को शांत मत करा देना, उसको एनिहिलेट करना पड़ेगा, उसको हमेशा के लिए मारना पड़ेगा, क्योंकि मन तो सोते समय भी शांत हो जाता है, फिर जग जाते हैं, फिर से जग जाता है। इसलिए एक जैसे किसी जानवर को आप खाली बेहोश कर दें तो अभी भी ज़िंदा है, जब होश में आएगा तो खा सकता है आपको, तो आपको उस जानवर को अपने से बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उसको मारना पड़ेगा। तो ये जानवर आपके मन में बैठा हुआ है, ये आपका मन है। सवाल क्या था? मृत्यु क्या है, मौत क्या है? और जवाब क्या है? मन। मन ही मौत है, क्योंकि मन में एक गेम का हिस्सा है मौत, एक गेम का हिस्सा है जन्म। तो जब तक तुम ये पूछोगे मरने के बाद क्या होता है, तुम जन्म लेते हो और फिर मरते हो, ये सब चक्कर ही ख़त्म हो जाएगा जब तुम्हारा मन ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद ग्रीफ ख़त्म हो जाती है। ग्रीफ मतलब आंसू। बुद्ध कहा करते थे कि हर एक इंसान इतनी बार मरा है और इतनी बार पैदा हुआ है कि अगर उसके आंसू निकाले जाएं तो समंदर कम पड़ जाएगा। इतना रो चुके हैं हम, बट फिर से पैदा होते हैं, फिर से रोते हैं। तो अगर दुख खत्म करना है, क्योंकि आदमी सवाल मौत के बारे में तो तभी पूछता है क्योंकि दुख खत्म करना चाहता है, तो उसको मन को ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ सवाल और कर लेंगे।